हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 25 MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट पीछे आपने लेक्चर नंबर 26 पढ़ा और अब हम लेक्चर नंबर 27 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो स्ट्रेटजीज को पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। और अभी हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी का जो लेवल है वो क्या होता है। लेवल हमने इसमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 27 में। ये थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर है। इसके अंदर हमने मॉडल्स को पढ़ना है, डेवलपमेंट को पढ़ना है हमने, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेटजीज बनाई जाती है मैनेजमेंट के अंदर, उनके लेवल कौन कौन से होते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ लेवल तो हो सकते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एटसेट्रा। यहाँ पे उसने कहा कि 3 लेवल्स हैं हमारे पास। कौन से? जो कि मेजर जो हमारे पास आगे आपने पढ़ने हैं, ये क्विज है कि 3 लेवल होते हैं हमारे पास, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। इनके अंदर लेवल आएंगे, ठीक है। ये उनकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो कॉर्पोरेटर है, ठीक है। तो इसी तरह कॉर्पोरेट लेवल जो होता है, ये एक टॉप लेवल का बंदा होता है। टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो है इसमें इंक्लूड होती है। इसमें आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास कोई बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होता है, जैसे कि आपके पास कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, तो सबसे जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है उसको आप कॉर्पोरेट लेवल की मैनेजमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़िएगा, कहता है कि इस बड़े लेवल के अंदर आपके पास सीक्स टू डिटरमाइन द व्हाट द बिजनेस कॉर्पोरेशन शुड बी, यानी कि इसमें तमाम गहराई की क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सबसे टॉप का लेवल होता है कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। इसके अंदर तमाम फ्रेमवर्क को पोर्टफोलियो इसमें किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसने कहा कि स्ट्रेटजीज के कुछ एड्रेसेस भी होते हैं कि व्हाट द बिजनेस, यानी कि एड्रेसेस में आप उसको कैसे आप उसको एड्रेस करते हैं। व्हाट द बिजनेस, हाउ द स्ट्रेटजीज, हाउ रिसोर्सेज, यानी कि व्हाट कब कैसे क्यों और ये एटसेट्रा। कहते हैं कि व्हाट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बिजनेस करेगी, उसकी क्या पोजीशन है, क्या कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके अंदर वीकनेस क्या है, ये सारा देखना है। और हाउ स्ट्रेटजीज ऑफ दूज बिजनेस विल बी कोऑर्डिनेट द स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो किस तरह से काम करेगी, पहले वो क्या काम करेगी फिर किस तरह से करेगी। हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड, यानी कि वो जो भी काम उसने करना है या कैसे करना है उसके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेटजीज के एड्रेसेस है, दूसरा उसने पॉइंट दे दिया बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज, ठीक है। लेवल की बात की जा रही है तो यहाँ पे कहता है कि कंसंट्रेट ऑन द बेस्ट मीन्स ऑफ द कंपीटिंग विद द पर्टिकुलर बिजनेस, यानी कि किसी खास बिजनेस को करने के लिए एक खास हदूद जो है उसको वो जाहिर कर रहा है, जिसके अंदर वो कहता है कि इसको डिस्टिंक्ट करता है बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल। यानी कि ये जो 2 लेवल हैं इनमें से ये वजाहत डिस्टिंक्ट कर देता है, इनको अलहदगी देता है या इनको डिस्टिंक्ट करता है, वाज़ेह करता है, ठीक है। ये इस किस्म की स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजीज बिजनेस यूनिट, SBU एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्विज है और आगे भी हमने पढ़ना। स्ट्रेटजीज बिजनेस यूनिट इज द डिस्टिंक्ट बिजनेस, ये एक बिजनेस की एक ऐसी टाइप है जो कि नुमाया टाइप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये काफी इजी, इसको पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद की बात करते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग है तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा करवाता जाऊंगा। ये जो हमारी स्ट्रेटजीज है इसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, यानी कि फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी के अंदर आपके पास तमाम प्लानिंग जो मार्केट के अंदर है, ऑपरेशंस क्या हैं, आपके पास फंक्शंस क्या हैं, आपके पास फाइनेंस क्या है, सोर्सेज क्या हैं, ये सब कुछ जो है फंक्शनल लेवल में आता है, यानी कि तमाम फंक्शन इसमें आते हैं, ठीक है। तो कहता है फोकस ऑन द एक्शंस, प्लान्स इसमें शामिल होते हैं, मैनेजिंग पर्टिकुलर फंक्शन एरिया इसमें, ठीक है। बिजनेस के तमाम जो है सपोर्टिंग लेवल जो है बिजनेस को सपोर्ट करने वाली तमाम स्ट्रेटजीज इसमें आती है, तमाम फंक्शन इसमें आते हैं। फंक्शन एरिया इंक्लूड होता है इसमें ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन के रिसोर्सेज, ठीक है। ये तमाम फंक्शन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है। फंक्शन स्ट्रेटजीज आर यूजुअली डेवलप्ड बाय द फंक्शनल मैनेजर, और ये फंक्शनल मैनेजर्स के द्वारा जो है इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट स्ट्रेटजीज, अब ये जो आगे नेक्स्ट 4th पॉइंट उसने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजीज के कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है किसी 2 लोगों के आपस में कनेक्शन रहा। कहते हैं कि अक्रॉस दीज लेवल 3 लेवल्स, 3 लेवल को क्रॉस करने के लिए क्रिटिकल मैक्सिमम स्ट्रेटजीज ये होती है जिसके अंदर आपने किसी भी जगह पे कोऑर्डिनेट करना होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद वो कहता है कि रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन द स्ट्रेटजीज फार्मूलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम बात करेंगे मॉडल, यहाँ पे पोर्टर्स फोर्स्टर्स मॉडल। ये एक पोर्टर्स एक पर्सन था, माइकल ई पोर्टर, ठीक है। एक ईसाई था, क्रिश्चियन पर्सन था, ठीक है, कोई गोरा था।
तो इसने जो है कुछ मॉडल्स क्रिएट किए, ठीक है। तो उसने यहाँ पे बताया कि 5 कम्पिटिटिव मॉडल जो हैं यहाँ पे उसने उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया है और मिक्सअप कर दिया। ये सारा पढ़िएगा। कहता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को और ये दोनों तरह की इंटेंसिटी को, बोथ नेचर और इन्वायरमेंटल, सबको ये अप्रोच करते हैं। ये लेवल्स जो फोर्स उसने मॉडल क्रिएट की। सबसे पहले उसने कहा कि पहली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहता है कि मॉडल प्रोवाइड द इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स हैं बस वो बता रहा है कि कौन से जरूरी एलिमेंट है, पहले मॉडल में यही क्लियर है। उसके बाद रिवेरी इन द एक्सटेंट टू विच द कंप्यूटर यूज द, यहाँ पे वो क्या कहता है, कुछ लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो दूसरे बिजनेसमैन को लो करने के लिए, उनके प्रॉफिट को गिराने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे यूज करते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि रिवेलरी इज द एक्सटेंट, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मुखालफत आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा दुकानदार या बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को लो करने के लिए, उसको कम्पीट करने के लिए, यानी उसको हराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है तरकीबें अप्लाई करता है उसको लो करने के लिए या उसके प्रॉफिट को लो करने के लिए। तो ये उसके मॉडल में शामिल है, ठीक है। उसके बाद कहता है बारगेनिंग, यानी कि आप कहीं पे बहस करते हैं, बारगेनिंग करते हैं। तो बारगेनिंग करने से क्या कहता है कि बारगेनिंग की जो पावर है, सप्लाई, फॉर एग्जांपल आप ये बात करेंगे, कोई पर्सन है वो किसी शॉप पे सप्लाई देता है, कोका कोला की अक्सर गाड़ियां आती हैं दुकानों पे सप्लाई देने के लिए, तो वो जो सप्लाई देने वाले होते हैं उनको सप्लायर कहते हैं। तो वो कहता है कि बारगेनिंग की जो पावर है सप्लायर की, वो कहता है कि इज द एक्सटेंट टू विच सप्लायर कैन exert power over the business in the industry by threatening to raise the price or reduce the quality of the, यानी कि वो कहता है कि जो सप्लायर होता है वो बार्गेनिंग की पावर पर, उसके पास इस तरह की पावर होती है जिसकी मदद से वो आगे इंडस्ट्री के अंदर अपने जो कस्टमर होते हैं उनको ऊपर वो कहता है कि दबाव डाल सकता है, उनको धमका सकता है कि मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा या फिर मैं प्राइस इंक्रीज नहीं करूंगा तो मैं क्वालिटी रिड्यूस कर दूंगा, कि चीज़ थोड़ी नक्स क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। तो ये भी कहता है कि इसके मॉडल में शामिल है। उसके बाद कहता है बार्गेनिंग की जो पावर बायर है, जो खरीदने वाला है, कि कोई बंदा कहता है कि हम आपकी चीज़ें नहीं खरीदते, बना के जहां मर्जी रखो, तो हम बाय नहीं करेंगे। तो बाय करने का भी बड़ा नुकसान होता है बनाने वाले के लिए। तो बायर का जो धमकी होती है बनाने वाले सप्लायर के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि जिस मार्केट के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि अक्सर चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं मार्केट के अंदर, तो हम बात करते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक जो है वो शॉर्ट है, तो अगर जो कस्टमर दुकानदार बायर है वो लेके आगे अपने मोहल्ले में सेल करता है, तो अगर उससे पता हो कि हमारे मोहल्ले में कस्टमर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बिक्री है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो इसके ऊपर वो जो है सेलर को धमकी दे सकता है, ठीक है, कि अगर हमने आपकी चीज़ों को बंद कर दिया लेना तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में आपका बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ठीक है। वो कहता है नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जो हैं ये बायर की धमकी पर डिपेंड करती हैं, यानी कि अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो फिर बायर का जो है खरीदने वाले का जो है एरिया वो ज्यादा बार्गेनिंग की पावर में तगड़ा है। और अगर ये वाली चीजें दो जो हैं कि पावर रिड्यूस कर देना, पैसे इंक्रीज कर देना या क्वालिटी रिड्यूस, तो ये सप्लायर के ऊपर डिपेंड है। तो ये भी इसी तरह के थ्रीट ऑफ द न्यू इंट्रेंट्स, यानी कि अगर मार्केट के अंदर किसी दूसरे नए बंदे के लिए अगर कोई नई दुकान बनती है तो थ्रीट ऑफ द प्राइस वार इफ न्यू कंपटीटर कैन इंटर, यानी कि दुकानें अगर कोई दूसरा बंदा दुकान बना लेता है तो वो हमारी निस्बत 10 रुपए वाली चीज़ 5 में दे रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है नुकसान है, एक थ्रीट होती है, खतरा होता है कि हमारा बिजनेस इससे लो हो सकता है। बहुत लंबा ये चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट एंड में रखता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सारा ये आपको पढ़ाना था। कहता है कि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट द सम इंडस्ट्री में बी रीच द पॉइंट ऑफ द हाइपर कंपटीशन, यानी कि जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है कि मुकाबले का एक कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल तक चला जाता है कि स्टेट्स पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि ये इलाकों और संतों पे भी अप्लाई हो जाता है, स्टेट्स तक, यानी कि ज़िलों और तहसीलों तक चला जाता है कि लोग इतनी मुखालफत करते हैं, इतना कंपटीशन हो जाता है, जैसे लाइफ बॉय कंपनी कह लें या आप कोई दूसरी सनसिल्क जैसी, ठीक है। तो ये सारा आप खुद पढ़ेंगे। रिसोर्सेज बेस्ड स्ट्रेटजी, अब जो स्ट्रेटजीज आप लेवल पढ़ते आ रहे हैं ये भी एक ऐसा लेवल है कि जो रिसोर्सेज अप्लाई होते हैं कि कौन सा सोर्स है आपके पास, तो रिसोर्सेज बेस्ड, रिसोर्सेज पे जो बेस्ड करती है वो स्ट्रेटजी की बात करें। इसमें कहते हैं एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ये चार होते हैं
इनकी आगे काफ़ी इजी है, ये आप खुद ही पढ़ लेना, मैं टाइम थोड़ा सेव कर लेता हूँ। उसके बाद कहता है कि कम्पिटिटिव के अंदर ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़नी है। तो यहाँ पे हाउ मच वैल्यू डज और व्हाट, हाउ, व्हाट, वाई, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ये भी काफ़ी इजी है, इसको आप खुद पढ़ेंगे। मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ ताकि मैं शॉर्ट रख पाऊँ वीडियो को। फार्मूलेटिंग, फार्मूलेट आपने जो किया कि पीछे आपको मैंने लेक्चर नंबर 26 ये 25 में बताया था कि फार्मूलेट करना, कि फार्मूले अप्लाई करना, किस तरह से काम को करना है। तो यहाँ पे कहता है कि ग्रैंड स्ट्रेटजीज होती है जिसको आप मास्टर स्ट्रेटजी भी कहते हैं, सबसे तगड़ा आपके पास एक प्लान होता है, प्रोवाइड करता है बेसिक स्ट्रेटजीज को, ठीक है, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन की, और काफी बेनिफिशियल होती है ये वाली। उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटजीज है जिसको आप ग्रैंड स्ट्रेटजीज कहते हैं, ग्रैंड स्ट्रेटजीज को मास्टर स्ट्रेटजी भी कहते हैं और ग्रोथ स्ट्रेटजीज को आप ग्रैंड स्ट्रेटजीज कहते हैं, ठीक है। ये तीनों में कंफ्यूजन है नाम के, ठीक है, दो ही नाम है, उनको 4 तरीकों से बताया गया। उसके बाद कंसंट्रेशन है, फोकस ऑन द अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस या किसी बड़ी सर्विस या छोटी सर्विस हो उनके ऊपर फोकस करना, यानी कि उसको कंसंट्रेट करना, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। ये भी एक लेवल है स्ट्रेटजी का। मार्केट के अंदर डेवलप करना, ठीक है, इस गेनिंग, अगर जो मार्केट की डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले कि मार्केट की जो डेवलपमेंट में है ये क्या है, कहता है कि इज गेनिंग लार्जर शेयर ऑफ द करंट मार्केट और एक्सपेंडिंग इनटू न्यू वंस, कि अगर आपने कोई बिजनेस है या आपकी कोई मार्केट है तो उसके अंदर लार्ज शेयर ऑफ द करंट मार्केट, जो मौजूदा मार्केट है उसके अंदर खास बड़ा हिस्सा, यानी कि हिस्सेदारी, जो बड़ी शराकतदारी है लेकिन बड़ा जो है उसको हासिल करना मार्केट की डेवलपमेंट कहलाता है। कि किसी बड़ी मार्केट के अंदर आपका एक खास हिस्सा शामिल है, एक बड़ा बिजनेस है, तो इसको कहते हैं कि गेनिंग द लार्ज शेयर ऑफ द करंट मार्केट के अंदर। तो किसी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी शराकतदारी हो या उससे बहुत बड़ा शेयर ले रहे हो तो इसको मार्केट की डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी होती है, जबकि नाम से पता चल रहा है तो प्रोडक्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का काम था। इज इंप्रूविंग द बेसिक प्रोडक्ट, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, ठीक है, उसको आपने एक्सपेंड करना है, उसको मजीद बेहतर करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट और सर्विस के बिल्कुल करीब ले जाना है, इतना बेहतरीन करना है कि कस्टमर इसको ज्यादा से ज्यादा बाय करें, इसको प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल खुद पढ़ लेना, एडिंग वन और मोर बिजनेस, ठीक है, एक ही बिजनेस के अंदर मोर बिजनेस को ऐड करना, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, ये आगे का खुद पढ़ेंगे आप। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लाजमी तौर पे कर लेना आपने। उसके बाद डिवर्स, ये वाला पॉइंट ये भी आप खुद कर लेना, ठीक है। दीज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, अब ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं इनके अंदर ये थोड़ा सा पेचीदा किस्म का है, ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको आप कर लें ताकि ये आपको कहीं काम आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन, जब आपने ऊपर मैंने बताया था कि हमने मॉडल पढ़ने, इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी है और लेवल पढ़ने, लेवल भी हमने पढ़ लिए, मॉडल भी मैंने बता दिए, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसको गौर से समझ लेना, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, बाकी छोड़ दिए। कहता है कि दीज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ये जो सारी स्ट्रेटजीज आपने पढ़ी इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, कि ये जो प्लानिंग है आपने अपने जहन में बना रखी है अब इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कहता है इंटरनल ग्रोथ अकर्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड बाय द बिल्डिंग ऑन इट्स ओन इंटरनल सोर्सेज, यहां से पकड़िएगा लाइन को, बाय बिल्डिंग, यहां से मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा। कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बाय बिल्डिंग, यानी कि बनाने से, ऑन इट्स ओन इंटरनल सोर्स, यानी कि वो अपने अंदर के, ये नहीं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेज जो हैं या ताल्लुकात बाहर के लोगों की वजह से नहीं, आपकी तमाम कनेक्शंस जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इंटरनल होने चाहिए, आपके अपने हाथों में होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि परचेज ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पार्ट से मुराद शेयर आप कह सकते हैं या मार्केट के अंदर हिस्सेदारियां, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खरीद ले, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यानी कि नुकसान से बचा जा सकता है। उसके बाद कहता है कंबाइनिंग 2 और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन, कहता है एक से ज्यादा कंपनीज को आपस में मर्ज कर देना या उनको कंबाइन कर देने से भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा मजबूत होती है। जॉइंट वेंचर अकर व्हेन द 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड द सपोर्ट गिवन, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा जो है वो मिल जाते हैं, मिलजुल के कर लेते हैं, तो छोटी छोटी जो सनअतें हैं वो मिलके एक बड़ा जॉइंट वेंचर क्रिएट कर देती हैं जिससे मजबूती मजीद बढ़ जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, सेकंड टाइप ऑफ ग्रांट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द स्टेटस, यानी कि आप
सेकंड टाइप की जो ग्रैंड स्ट्रेटजीज है, दूसरा प्लान जो है अपने प्लान में शामिल करके मजीद पक्का प्लान कर लें, ठीक है। तो इससे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो मजीद स्टेबल हो जाती है, जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके बाद बाकी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बस पढ़ लेना यार अच्छे से, क्विज की फाइल पे ज्यादा फोकस करना। डिफेंसिव स्ट्रेटजीज ये भी आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो जो है आपको पता किसी चीज का, यहां से थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बोस्टन एक पर्सन, हमने पीछे भी इसको शायद पढ़ा है। बोस्टन जो है उसने कंसल्ट किया एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज, तो इसको जो है BCG के नाम से जाना जाता है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कंपेयर करता है मुख्तलिफ बिजनेस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या उनको पोर्टफोलियो को, वो कहता है कंपेयर करता है, फिर मार्केट की ग्रोथ चेक करता है, उसके हिसाब से फिर आपको मशवरा देता है। कंसल्टिंग कहता है कि कंसल्ट करता है, मशवरा देता है, ये एक डॉक्टर की तरह होता है। ये कैसा प्लान क्रिएट किया गया था, ये भी एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है। कहता है द कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स अप्रोच हैज बीन पॉपुलर अप्रोच, ये काफी पॉपुलर लेवल की, बड़े लेवल की ये स्ट्रेटजीज है। किस वजह से है? ये कंपेयर करता है मुख्तलिफ बिजनेस की जो प्लान्स हैं पोर्टफोलियो को, बिजनेस के मार्केट के अंदर शेयर क्या है, ये सारी चीजों को फिर निचोड़ निकाल के एक अच्छा मशवरा देते हैं। तो इसको BCG कहते हैं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद BCG ये सारा आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके कहता है डिफाइन फॉर बिजनेस ग्रुप। ये जो SBU है, आपने पीछे भी शायद इसको पढ़ा है, बिजनेस यूनिट जो था आपका, सब्ट्रैक्टिंग बिजनेस यूनिट या सजेस्टिंग बिजनेस यूनिट जो था आपका स्ट्रेटजीज का, उसको आपने पीछे भी पढ़ा है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, मैं इसको फाइंड करता हूँ, बिजनेस यूनिट कहाँ हमने पढ़ा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैंने ये कहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा पीछे मैं मजीद ले चलता हूँ आपको। ये शायद यहाँ पे स्ट्रेटजीज का जो आपके पास है बिजनेस यूनिट है, तो स्ट्रेटजीज का जो बिजनेस यूनिट है SBU, ये भी आपको पता होना चाहिए। SBU और ये जो आपने पीछे BCG जो पढ़ा है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये इनका डिफरेंस पूछ लेगा आपसे पेपर में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये स्टार क्या है, हाई मार्केट शेयर जो है, इसको स्टार कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो स्टार है हाई मार्केट शेयर इन द रैपिडली ग्रोथ, मार्केट के अंदर जो शेयर हैं, जो डॉलर हैं या आपका जो सरमाया है वो इंक्रीज कर रहा है हाई लेवल पे, तो उसको स्टार कहते हैं। क्वेश्चन मार्क कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है यहाँ पे, कि लो मार्केट शेयर क्यों हो रहे हैं, रैपिडली वो डाउन या ग्रो क्यों कर रहे हैं, कैसे? वो कहता है कि अचानक आपकी चीज अचानक ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, तो क्वेश्चन मार्क बताता है ना कि क्या प्रॉब्लम हो गई या क्या वजह हो गई। कैश कॉ, तो कहता है कि ये चारों पॉइंट पढ़ लेना आपने अच्छे से। कैश को कहता है कि हैज हाई मार्केट शेयर इन द स्लोली ग्रोइंग मार्केट, यानी कि एक हल्की सी मार्केट जो स्लो ग्रो करे, उसके अंदर आपका एक हाई मार्केट शेयर होना कैश काउ कहलाता है। यानी कि इसको निस्बत उसने कैश काउ क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एक उसने कहा कि एक वो मार्केट जो ग्रो ही बहुत स्लोली करे लेकिन उसके अंदर भी आपका बड़ा पैसा है, इसको कैश काउ कहते हैं। डॉग उसने क्यों कहा, DOG हैज द लो मार्केट शेयर इन द एरिया ऑफ द लो ग्रोथ, तो जो लो ग्रोथ होती है, स्लोली ग्रोथ होती है, उसके अंदर आपका बहुत कम जो शेयर होता है उसको डॉग कहते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि स्ट्रेटजीज आर सजेस्टेड बाय द SBU's पोजीशन, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, सारे मजे के हैं, याद तो ये आपसे नहीं होनी, ये बुक बड़ी खुश्क सी है, ये वाला लेक्चर याद नहीं होना, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्विज को क्लियर करने के लिए इसको अच्छे से करिएगा, रट्टा मारिएगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट सा चैप्टर है। कहता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स एवोल्यूशन, कहता है सम टाइम कॉल्ड लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इज द 15 सेल। ये आपने सिर्फ क्विज के तौर पे थोड़ा सा रीड कर लेना है। और फार्मूलेटिंग, फोकस फार्मूलेटिंग लेवल, ये फार्मूलेटिंग का फंक्शनल लेवल है। इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ा दी है मैंने, टेक्नोलॉजी था, ये सारा एक बार आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और बस ये आपका ये लेक्चर खत्म हुआ, और आई होप कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग, थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि एक चीज के अंदर दूसरी चीज। तो ये बिजनेसमैन वाले जो बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पहले भी कुछ चीजें आती होंगी, तो आपके लिए एक नई चीज है सारा कुछ, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा। तो इसकी समरी को क्लियर करते हैं कि समरी में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने करना है कि लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मॉडल पता होने चाहिए क्या है, डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन। अब जो लेवल यहाँ पढ़े थे हमने, ठीक है, ये सारे लेवल हमने पढ़े। फंक्शनल लेवल ये पढ़ा था हमने, उसके बाद ये भी करना है। उसके बाद यहाँ पे अभी जो है ये हम फार्मूलेटिंग पढ़ रहे हैं, तो मॉडल जो है फार्मूलेटिंग के अंदर ये हमने पढ़ लिया। माइकल ई पोर्टर ने 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस, ये 5 कंपोनेंट्स अच्छे से आपने एक बार देख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी, स्ट्रेटजीज, हाँ, रिसोर्सेज भी पढ़े, ये भी आपने देख लेना है।
उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, फार्मूलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये वाले भी आपने एक बार अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो चीज़ करनी है वो भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ये वाला आपने MCQs के तौर पे करना है, और BGC और BSU जो है स्ट्रेटजीज बिजनेस यूनिट भी आपने कर लेना है। ये कैश काउ वाला भी कर लेना है, और बाकी आपकी अपनी मर्जी है, नीचे वाला भी कर ही लेना, अच्छा ही होगा। और मैं इसको लीव कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर बच्चे जो हैं उसको वॉच नहीं करते और अच्छा सा कमेंट नहीं करते। तो आप अच्छा सा कमेंट करें। आई होप सो दैट कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।